सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, कल हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? लघु बीजाणु या परागकोश के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आपसे कई बार मैंने बोला है कि साइंस के अंदर, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, साइंस के अंदर ज़्यादातर टर्म्स जो हैं वो आप लोग इंग्लिश में याद रखना। हिंदी के टर्म्स जो है ना उनमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो कि क्या है, इस छोटी छोटी जो हिंदी के टर्म्स हैं उनको पकड़ के बैठेंगे, जबकि मान्य जो होते हैं वो इंग्लिश के टर्म्स होते हैं। क्लियर है सबके लिए? आप लोग जब कॉलेज में पहुंचोगे और भगवान ने चाहिए आपका सिलेक्शन यदि MBBS में हो गया, नीट के थ्रू आप सेलेक्ट हो गए, या आप डॉक्टरी करेंगे, पैरामेडिकल करेंगे या नर्सिंग करेंगे, वहाँ पे भी आपके लिए इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। वहाँ कोई हिंदी में समझाने वाला है नहीं कि परागकोश को क्या बोलेंगे हम लोग, युग्मक को क्या बोलेंगे, वहाँ तो सीधे नाम उनके इंग्लिश में चलेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा था? सबसे पहले परागकोश की त्रिविमीय काट देखी थी। त्रिविमीय काट, त्रिविमीय काट के बाद में फिर हमने देखा था परागकोश जो है इसकी अनुप्रस्थ काट। ध्यान से सुनते हुए चलना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हुए जा रहे हैं। दूसरी बात, अनुप्रस्थ काट के बाद में हमने देखा था एक लघु बीजाणु धानी की संरचना। लघु बीजाणु धानी की संरचना, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने देखा था कि लघु बीजाणु धानी का निर्माण कैसे होता है। लघु बीजाणु धानी का निर्माण, ये भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में अगली प्रोसेसिंग देखी थी हमने लघु बीजाणु जनन की। लघु बीजाणु जनन ये हमने देखा था। ठीक है, देखो बुक जो है ना आपकी NCERT की जो नई बुक आई है, इसमें गलती से मतलब मिसप्रिंट हो गया है कुछ। लिखने वाले जो हैं, जो राइटर है ना, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन कभी कभी क्या होता है प्रिंटिंग प्रेस से कुछ गलतियां हो जाती हैं। आपकी NCERT में कुछ गलतियां हैं, इस चैप्टर के अंदर भी कुछ गलतियां हैं। जैसे लघु बीजाणु जनन जो है वहाँ पे लघु बीजाणु धानी नाम दे रखा है उसका, तो उन पे आप लोग ध्यान मत देना। यहाँ आपके लिए जो बताते हुए चल रहे हैं वो आप ध्यान देते हुए चलना। किताब के अंदर या बुक के अंदर कुछ हैं मिसप्रिंट हो गई हैं, वो किसी राइटर की गलती नहीं थी, केवल किसकी गलती थी? छापने वाले की गलती हो गई। वो ही ऐसी की ऐसी छपाई वहाँ से निकलती हुई गई है। और लघु बीजाणु जनन के बाद में देखा था परागकण की संरचना देखी थी। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिए थे। अब सुनो ध्यान से कि कल आपके लिए ध्यान हो तो कल आपके लिए क्या किया था? कल आपके लिए लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु धानी का जब निर्माण बताया था और लघु बीजाणु धानी की संरचना बताई थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो त्रिविमीय काट में हमने देखा था कि एक द्विपालित परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां मिलती हैं। एक द्विपालित परागकोश के अंदर। अनुप्रस्थ काट में हमने देखा था कि चारों लघु बीजाणु धानियां जो होती हैं 4 बेशमों में दिखाई देती हैं। इसके डायग्राम 2 तरह से थे। यदि हम लोग डायग्राम इस तरह से दिखा रहे हैं, ये लघु बीजाणु धानियां, तो ये जो डायग्राम है ना इस प्रकार का, ये बंद परागकोश को, मतलब ऐसे परागकोश को प्रदर्शित कर रहा है जिसका स्फुटन नहीं हुआ है। ये ध्यान से सुन लेना। और यदि ये कहीं से खुला हुआ हो, चाहे यहां से खुला हुआ हो, चाहे यहां से खुला हुआ हो, तो इसका मतलब परागकोश का स्फुटन हो चुका है। ये इसको शो करेगा। इसके बाद में लघु बीजाणु धानी की संरचना बताई थी। लघु बीजाणु धानी की संरचना में बाहर की ओर क्या बताया था? भित्ति स्तर और अंदर की ओर लघु बीजाणु जनन ऊतक बताए थे। और भित्ति स्तर जो थे, भित्ति स्तर में 4 भाग आते हैं। एक आपको क्यूटिकल बताया था, ध्यान करना, क्यूटिकल।
और क्यूटिकल ये होती है ना इसी के जस्ट नीचे, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स हो या एनिमल हो, दोनों के ऊपर दोनों में क्यूटिकल के नीचे क्या मिलती है, एपिडर्मिस पाई जाती है। आपके लिए जो नोट्स मिलेंगे ना, नोट्स के अंदर क्यूटिकल शब्द ना लिख के वहां पे क्या लिखा है, एपिडर्मिस। आपकी बुक के अंदर एपिडर्मिस है, कुछ बुक आपके लिए ऐसी मिलेंगी जिनमें आपके लिए क्यूटिकल लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इन शब्दों में कंफ्यूज मत होना। यदि हम लोग 11वीं के बेस से देखें ना, तब तो ये दोनों अलग अलग हैं। एपिडर्मिस जंतु और पादप दोनों के अंदर पाई जाती है, एपिडर्मिस जो होती है, और क्यूटिकल जो होती है वो उनकी बाहर की लेयर होती है। क्यूटिकल पादपों में सभी में पाई जाएगी, पादपों में क्यूटिकल लेयर पाई जाती है, तना होगा या पत्तियां होंगी, पुष्प होंगे, सब पे क्यूटिकल पाई जाएगी, उपत्वचा बोलते हैं इसको। तो मैंने यहां बोर्ड पे आपको लघु बीजाणुधानी की संरचना में क्यूटिकल बताया था। क्यूटिकल का मतलब किससे था, एपिडर्मिस से। ठीक है, केवल और केवल सुरक्षा का काम होता है, पतला स्तर लेके चल रहे हैं। यदि आप लोग क्यूटिकल लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, और एपिडर्मिस लिखेंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। दूसरा, लघु बीजाणुधानी के निर्माण में भित्ति स्तर हो गया एपिडर्मिस, दूसरा था एंडोथीसियम। एंडोथीसियम थर्ड लेयर जो था वो था मिडिल लेयर, और चौथा था टेपिटम लेयर। ये लेयर थे, और जनन ऊतकों से क्या बन रही थी, मात्र कोशिकाएं। उनमें मियोसिस के दौरान किसका निर्माण हुआ था, लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। अगला है इसके बाद में लघु बीजाणुधानी का निर्माण कैसे होता है। तो लघु बीजाणुधानी के निर्माण में कल की वीडियो में आपको बताया था कि क्यूटिकल और एपिडर्मिस, यहाँ पे क्यूटिकल और एपिडर्मिस दोनों ही शब्द लिखे थे कि इनके नीचे की कोशिकाएं जो होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस लेयर के नाम से भी जानते हैं। तो हाइपोडर्मल सेल होती हैं, हाइपोडर्मल सेल की कुछ कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य के कारण, गाढ़े जीव द्रव्य बड़े केंद्रक के कारण क्या हो जाती हैं, अन्य कोशिकाओं से अलग हो जाती हैं, जिनको आर्कीस्पोरियल सेल के नाम से जानते हैं। आर्कीस्पोरियल सेल बोला था, और इन आर्कीस्पोरियल सेल्स के अंदर परिणत विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हुआ था। दो प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी थी, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल, या प्राइमरी इनिशियल सेल्स के नाम से भी जिसको जानते हैं। और पैराइटल सेल से तो तीनों प्रकार के इन भित्ति स्तरों का निर्माण हुआ, और इनिशियल सेल्स या प्राइमरी माइक्रोजेनस सेल जो होती थी, इससे किसका निर्माण हुआ, जनन ऊतकों का। जनन ऊतकों से मात्र कोशिकाएं बनी, और मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बाद में था लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन जो है, इसमें यह बताया था कि बीजाणुधानी, ठीक है, बीजाणुधानी जो थी लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु जनन ऊतक मिलते हैं, और इनमें से कुछ कोशिकाएं किसमें बदल जाएंगी, मदर सेल्स के रूप में, और उनमें मियोसिस के दौरान किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। प्रारंभ में लघु बीजाणु जो होते हैं, एक मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बताए थे। प्रारंभ में ये चारों कैसे होते हैं, जुड़े हुए, और किस पदार्थ के द्वारा, कैलोज नाम के पदार्थ के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और बाद में जब ये अलग अलग हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से या चतुष्क के नाम से जानते हैं। और बाद में जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो इनको क्या बोलेंगे, हम पराग कण के नाम से जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक शायद सबके लिए आ गया होगा समझ में। और अंतिम बताया था आपको परागकण। अब सुनो, परागकण जो हैं, परागकण लघु बीजाणु चतुष्क जो होता है, जब ये अलग अलग हो जाते हैं ना, तो लघु बीजाणु ही क्या कहलाएंगे, आगे चल के परागकण कहलाएंगे। लघु बीजाणु लगभग आयताकार अवस्था में होते हैं, और पृथक पृथक होके ये लगभग गोल आकृति के हो जाते हैं, तब इनको हम परागकण के नाम से जानेंगे। अब परागकण जो हैं, परागकण
हाँ, अब देखो आगे एक आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है। शायद मैंने जब स्टार्टिंग की थी, शायद फर्स्ट वीडियो में आप लोगों से एक चीज़ पूछी थी कि आपको दो तरह से पढ़ाई करनी है, दो तरह से आपकी पढ़ाई है। एक तो आपकी पढ़ाई ये है कि आपकी बुक जो है, बुक के अंदर कोई पॉइंट दे रखा है तो हमें केवल और केवल इसी पॉइंट के बारे में पढ़ना है, बस केवल और केवल वही पॉइंट, उस पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना हमारे लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें केवल लघु बीजाणु शब्द दिया है, लघु बीजाणु। अब लघु बीजाणु के बारे में हमें कुछ नहीं करना, कुछ जानकारी नहीं करनी, किताब में केवल लघु बीजाणु है तो हमें केवल इतना ही पढ़ना है बस। और दूसरा ये है कि इस लघु बीजाणु के बारे में आपको पूरी नॉलेज लेनी है जो आपके आगे काम आएगी। जिन बच्चों को केवल और केवल 12th में पास होना है, ध्यान से सुन लेना, जिनको केवल पास होना है या जिनको केवल नंबर लाने हैं, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि क्या नाम है, बुक उठाओ, अपनी बुक का मैटर देखो, नोट्स में आपको कितना मिल रहा है केवल उतना ही पढ़ो, ठीक है। आप लोग 12th तक सीमित हो, 12th के बाद में आपके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा आपको कुछ नहीं पता। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि आगे चल के कंपटीशन में NCERT आएगी, बिल्कुल सही है, NCERT में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका मतलब क्या है। जब NCERT बनी थी तो NCERT का क्या उद्देश्य था बनाने का। हर चीज़ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई रीजन होता है। आप लोग साइंस ले रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आप लोग बायोलॉजी आपने चुनी तो कोई ना कोई आपने टारगेट चुने होंगे, कोई ना कोई उद्देश्य होगा उसका। NCERT जब भारत सरकार ने बनाई थी तो इसका उद्देश्य, जो आपका कैरिकुलम है ना या पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम NCERT जो लागू करती है, इसका उद्देश्य एक तरह से उसकी तरह है जो आपने लेंस पढ़े हैं, जो कई जगह से किरणों को एक ही बिंदु पे लाके एकत्रित करेगा, मतलब अभिसारी लेंस की तरह। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उस पॉइंट के बारे में डिटेल चाहिए, ना कि केवल वही पॉइंट चाहिए हमारे लिए। यहाँ तो आप लोग नंबर ले आओगे और जिसको जितनी नॉलेज है ना वो उतना ही पढ़ाएगा, वो व्याख्या नहीं करेगा, बिल्कुल वो इतना ही कहेगा बस NCERT पढ़ो, ये तुम्हारे काम की है, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जिनको जितनी पता है वो उतना ही बताएगा और उतनी ही वो कमी निकालेगा। कमी बहुत सारी हैं, हर एक टीचर के अंदर कोई ना कोई कमी निकलेगी, बहुत सारी। और खेरली क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा, खेरली के अंदर बहुत ज़्यादा कमी। पूरी 11th क्लास आप लोगों की साफ है। तो देखो, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमें केवल उसी क्लास में पास होना है। ना पेपर मैं बना रहा, ना कोई और टीचर बना रहा। पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट टीम होती है, वो हमसे पूछ के पेपर नहीं बनाएगी। बताने को तो हर चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन हम लोग मोस्ट बता देंगे, वो केवल उनके लिए, पास होने वालों के लिए, पास होने, जिनको केवल पास होना है उनके लिए। ये लास्ट में क्या करते हैं कि लास्ट में जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो इनका ही सहारा लेते हैं, और जिनको भविष्य में आगे करना है ना वो हर चीज़ की नॉलेज लेते हुए चलते हैं, हर चीज़ के बारे में। ये नहीं है कि एक शब्द दिया है तो केवल वही शब्द हम लोग पढ़ें, उतना ही पढ़ें, उसके बारे में जानकारी लो। साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस का मतलब क्या होता है, क्यों और कैसे, इन 2 शब्दों पे साइंस है, क्यों और कैसे। प्रयोग होते हैं, प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, उसकी व्याख्या करने के लिए पूरी। जब तक साइंस में व्याख्या नहीं होगी तब तक साइंस समझ में नहीं आएगी, वो केवल रटंत विद्या होगी। और ये किसकी है, प्रैक्टिकली है, ना कि थ्योरेटिकली। तो हर चीज़ को प्रैक्टिकली लेके चला करो। तो ये आपकी बात सही है। आपसे कोई यदि कहता हो कि NCERT में से ही आएगा, हाँ, कोर्स चाहे वो आपका 12th का हो, 11th का हो, 10th का हो, BSc का, MSc का, किसी भी क्लास का कोर्स हो, आएगा वो आपके सिलेबस में से ही, जिस क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो। लेकिन ये नहीं है कि हमें केवल उसी क्लास तक, हाँ, जिनको पास होना है वो लोग पढ़ सकते हैं इसमें से। और मेरा सिस्टम यही है कि हर चीज़ के बारे में पहले पूरी व्याख्या करना, पूरी तरह से समझाना उसे, और फिर हम लोग क्या करते हैं, जब समझ में आ जाती है ना, उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे बच्चों को उसके लिए तैयार करेंगे कि ये तुम्हारे 12th के लिए है,
ताकि जब तुम लोग फ्यूचर में आगे जाओगे ना, आप लोग जयपुर गए, कोटा गए या फिर आपने कॉलेजों में गए, तो वहाँ कम से कम आपको ये चीज़ सुनने के लिए नहीं मिले कि तुमने ये पिछली क्लास में नहीं पढ़ी क्या। वहाँ टीचर लेक्चरर जो हैं वो ये कह देते हैं कि ये तो पिछली क्लास की चीज़ें हैं, वहाँ नहीं पढ़ के आएगा तुम इनको, तो ये सुनने के लिए तुम्हें नहीं मिले। तो इसलिए हर चीज़ की हमें व्याख्या करनी पड़ती है ताकि आगे चल के आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है। तो अपने टॉपिक पे वापस आ रहे हैं हम लोग। आज कल हमने देखा था परागकण के बारे में, इस पे चल रहे थे। परागकण की संरचना जब हमने देखी थी तो परागकण पे हमने दो प्रकार के वो देखे थे स्तर। सबसे बाहर वाला स्तर कौन सा था, एक्साइन, ठीक है, और अंदर वाला स्तर कौन सा था, इंटाइन। ये स्तर थे। एक्साइन जो था ना ये मोटा स्तर था, अलंकृत था, खुरदरा था, और इसके ऊपर क्या मिल रहा था, स्पोरोपोलेरिन का आवरण इसके ऊपर पाया जा रहा था। अब स्पोरोपोलेरिन होता क्या है, स्पोरोपोलेरिन होता है एक वर्णक होता है कैरोटीनॉइड। यदि लास्ट ईयर प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर पढ़ाया होगा तो आपको पता होगा कि कैरोटीनॉइड क्या होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन वाले जो आपके प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। और लगभग नीट वाले जो बच्चे हैं जो जिन्होंने टारगेट बना रखा है वो ध्यान रखना, कम से कम इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं इनके अंदर से। 6 से 7 या 8 क्वेश्चन इसी के अंदर से आएंगे, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के अंदर से। तो जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कैरोटीनॉइड क्या होता है। तो स्पोरोपोलेरिन जो होता है वो कैरोटीनॉइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है। कल भी बताया था ये ऑक्सीकारी बहुलक, ठीक है। अब एक्साइन को यदि हम डिटेल में देखें ना तो एक्साइन के 3 वो होते हैं पद, मतलब 3 लेयर होते हैं एक्साइन के, लेकिन वो 3 लेयर कोई नहीं पूछता, इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं 3 लेयर का। दूसरा इंटाइन बताया था, इंटाइन जो होता है वो किसका होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, कोमल होता है, पतला स्तर होता है। और जिन इंटाइन के जिन भाग पे स्पोरोपोलेरिन का आवरण नहीं होता उसको बताया था जर्म पोर के नाम से जानते हैं। और जर्म पोर की संख्या एक बीजपत्री में 1 और द्विबीजपत्री के अंदर इनकी संख्या 3 होती है, ठीक है। अब सुनो आगे चल कि परागकण जो होता है ना, परागकण नर युग्मकोद्भिद की शुरुआती अवस्था होती है। कल भी बताया था ये नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट्स की प्रारंभिक अवस्था होती है ये, ठीक। अब परागकण इसमें देखो हर मतलब पादप जो होता है, अलग अलग पादपों में परागकणों का आकार अलग अलग होता है। तो इनका आकार कहीं कहीं पे आपको 20 से 25 माइक्रोमीटर मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 25 से 50 माइक्रोमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो परागकणों का आकार जो होता है वो हर जाति के पुष्पों में अलग अलग मिलेगा। दूसरा कि स्पोरोपोलेरिन जो होती है, ये एक रफली बना रहे हैं परागकण का डायग्राम, ठीक है। अब सुनो कि स्पोरोपोलेरिन जो होती है एक्साइन पे, यहाँ पे क्या होता है देखो, यह टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं, टेपिटम की कोशिकाओं से कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं। और वो रासायनिक पदार्थ जो होंगे ना वो क्या करते हैं, यहाँ इनकी गुहाओं में आके जमा हो जाते हैं। जो एक्साइन है ना, एक्साइन की गुहाओं में आके यहाँ जमा हो जाएंगे। और जमा होने पे ये क्या करते हैं, जैसे ही वातावरण में नमी उत्पन्न होती है, अर्थात बारिश का मौसम होगा या आर्द्रता ज़्यादा होगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ये रासायनिक पदार्थ इस नमी के साथ में मिलके क्या उत्पन्न करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ध्यान से सुन लेना, ये एलर्जी उत्पन्न करेंगे टेपिटम से उत्पन्न, ठीक है। जो पदार्थ होंगे ना वो एलर्जी में सहायक होंगे। दूसरी बात कि यहाँ पे टेपिटम से कुछ रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो स्रावित होकर यहाँ जब जमा हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं पोलन किट के नाम से जानते हैं, पोलन किट। और पोलन किट जो होती है, ध्यान से सुनना, टेपिटम से स्रावित पदार्थों के द्वारा
एलर्जी उत्पन्न हो रही है जो परागकण के ऊपर जमा हो जाएंगे, जिनको हम पराग एलर्जी के नाम से भी जानेंगे। दूसरा, टेबिटम से कुछ ऐसे पदार्थ भी स्रावित हो रहे हैं जो कि क्या होंगे, यहाँ पे आके जमा हो जाएंगे, और जमा होने पे इस आवरण को हम किस नाम से जानेंगे, पोलन किट के नाम से जानेंगे। और पोलन किट जो होता है ना, ये क्या करता है, पराग कणों को चिपचिपा बनाता है, पराग कणों को चिपचिपा बनाएगा। ठीक है, यहां तक आ गई समझ में। अगली चीज, और चिपचिपे जब होंगे ना परागकण, तभी ये क्या करते हैं, कीटों के शरीर जो होता है उससे जाके ये चिपकने का काम करेंगे। तो कीट जो होते हैं, विश्व के अंदर जितना भी पॉलिनेशन होता है, पॉल्यूशन नहीं, पॉलिनेशन या परागण की जो क्रिया होगी, उनमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है, अर्थात टोटल पॉलिनेशन का लगभग 80% किसके द्वारा होगा, कीटों के द्वारा होगा, और कीट या आर्थ्रोपोड्स के द्वारा होगा। तो कीटों के शरीर से कौन चिपकते हैं, इस पोलन किट के कारण ये क्या हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। और चिपचिपे होने के कारण, और इस पोलन किट का श्रावण किसके द्वारा होगा, टेपिटम की श्रावी कोशिकाओं से इसका श्रावण होता है। ठीक है, अगली चीज, ये तो हो गई परागकण के बारे में। अब आता है कि परागकण का, ध्यान देना एक बार, देखो सैटरडे को आपका टेस्ट है, आप लोगों को पता है, फर्स्ट चैप्टर का। जो बच्चे रेगुलर है ना वो ध्यान देना, सैटरडे को आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा। आपको पता ही है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो अपना पैटर्न चेंज कर रही है एग्जाम का। पुराने पैटर्न को चेंज करके अब सीबीएसई पैटर्न पे लाया जा रहा है। ये आपको लास्ट ईयर भी पता होगा, लास्ट ईयर ही घोषणा कर दी थी इसकी। तो आप लोग अब राजस्थान बोर्ड की तो तैयारी कर ही रहे हो, लेकिन साथ में पेपर का पैटर्न जो है ना वो सीबीएसई बोर्ड के ऊपर लेके चलना, इसी के भरोसे मत रहना आप लोग। ठीक है, पेपर का पैटर्न चेंज है, और सीबीएसई पैटर्न जो है वो आप लोग देख लेना उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस साल भी कोशिश की थी सरकार ने, पर कोरोना की वजह से एग्जाम हो ही नहीं पा रहे। नहीं आप लोग पैटर्न देख लेते। 12th बोर्ड का पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। अब सुनो कि ये परागकोश, ठीक है, और परागकोश के अंदर ये लघु बीजाणु धानियां हो गई, और यहाँ पे किसका निर्माण हो गया है, लघु बीजाणुओं का निर्माण हो गया है, अर्थात पराग कणों का निर्माण हो गया है। ठीक है, परागकण बन गए यहाँ तक। अब ये परागकण कहाँ होंगे, बाहर निकलेंगे। परागकण इस परागकोश से बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो बाहर की भित्ति है, इस भित्ति को कहीं ना कहीं से ये भेदने का काम करेंगे। जैसे हम लोग क्या है, हम कई लोगों को एक कमरे में बंद कर दें, और उनको जब बाहर निकलना होगा तो वो कहाँ से बाहर निकलेंगे, या तो गेट से बाहर निकलेंगे या खिड़की से बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता होगा। ऐसे ही परागकण जो होते हैं वो परागकोश से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तो वो अपने लिए क्या बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे। अब रास्ता बनाने के लिए देखो क्या होता है कि ये परागकोश की जो भित्ति होती है, सबसे बाहर की ओर कौन सी भित्ति बताई थी, एपिडर्मिस। ठीक है, इसके नीचे की ओर एंडोथीसियम की, इसके नीचे की ओर मिडिल लेयर की और नीचे की ओर टेपिटम की, सबसे आंतरिक टेपिटम की। ये 4 स्तर आपको पता है। अब ये बताया था कि मिडिल लेयर जो है ये लघु बीजाणुओं को पोषण देते हुए नष्ट हो जाता है। टेपिटम की कोशिकाएं भी पोषण देते हुए क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो मिडिल लेयर और टेपिटम ये दोनों स्तर तो क्या हो गए, समाप्त हो गए। ठीक है, अच्छा अब ये बात आती है कि जब लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती हैं, ध्यान से सुनना एक चीज, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती हैं ना, ये कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से जब भी लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, तो कुछ
नष्ट हुई मात्र कोशिकाएं, ध्यान से सुनना, कि कुछ नष्ट हुई मात्र कोशिकाएं क्या करती हैं, लघु बीजाणुओं को पोषण देती हैं। तो सबसे पहले लघु बीजाणुओं को पोषण किससे मिलेगा कि नष्ट हुई मात्र कोशिकाएं जो होती हैं ये पोषण देने का काम करेंगी। ध्यान से सुन लेना, लघु बीजाणुओं को या पराग कणों को पोषण कहां से मिल रहा है, किसके अंदर, इसी पराग कोश के अंदर। अभी तक हम इसी के अंदर चल रहे हैं, अभी बाहर नहीं निकले इससे। सबसे पहले नष्ट हुई मात्र कोशिकाएं, ठीक है, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन अनकंप्लीट होता है, वो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। दूसरा पोषण मिलता है किससे, टेपिटम की कोशिकाओं से। और तीसरा पोषण मिलता है मिडिल लेयर से। पहले किससे मिलेगा, नष्ट हुई मात्र कोशिकाओं से, सबसे पहले वो पोषण देंगी। और जब नष्ट हुई मात्र कोशिकाएं समाप्त हो जाएंगी उसके बाद में पोषण कहां से मिलेगा, टेपिटम सेल से मिलेगा। और टेपिटम की कोशिकाएं जब नष्ट हो जाएंगी उसके बाद में पोषण कहां से मिलेगा, मिडिल लेयर से। तो ये तीनों कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, लघु बीजाणुओं को पोषण देते हुए नष्ट हो जाती हैं। तो बचा कौन सा इस तरफ, एंडोथीसियम बचा, एंडोथीसियम ही तो रह गया। और एंडोथीसियम में आपको बताया था कि एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं इन कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज की यू आकार की पट्टियां पाई जाती हैं। ऐसे ये पट्टियां मिलेंगी इनमें, ठीक है, इस प्रकार की। और ये कैसी होती हैं, आर्द्रता ग्राही होती हैं। आर्द्रता ग्राही अर्थात नमी को ग्रहण करने वाली होती हैं ये। आर्द्रता ग्राही होने के कारण ये क्या होंगी, आर्द्रता ग्राही का मतलब क्या है, नमी को ग्रहण कर रही हैं। और नमी को ग्रहण करने का मतलब है कि इनके आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब वृद्धि जब होगी तो इसीलिए क्या होता है, ये स्तर मोटा होता है। दूसरी बात कि जब परागकोश पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होने पे मिडिल लेयर और टेपिटम क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होता है कि ये अल्फा सेलुलोज की पट्टियां जो होती हैं ना, ये आर्द्रता ग्राही नहीं होती है, मतलब जल को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो जल अवशोषण नहीं कर पाती हैं या नमी को ग्रहण नहीं कर पाती हैं। अब सीधी सी बात है, नमी को ग्रहण जब ये नहीं करेंगी तो इनके आकार में वृद्धि नहीं होगी, इनका आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये कोशिकाएं जो होती है ना, ये लेयर जो होता है वो सिकुड़ने लगता है, मतलब पतला होने लगता है ये लेयर जो होगा। और जहां से ये पतला ज्यादा होगा वहां से क्या होगा कि कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, जैसे यहां से पतला हुआ तो यहाँ पे कोशिकाएं क्या हो गई, अलग अलग हो गई, ये अलग अलग। तो यहाँ दो कोशिकाओं के बीच में क्या बन जाता है, दो कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान बन जाता है, ठीक है, रिक्त स्थान। और इसी रिक्त स्थान से क्या निकलेंगे, ये पराग कण बाहर निकलेंगे। और इस रिक्त स्थान को हम लोग मुख या स्टोमियम के नाम से जानते हैं, मुख या स्टोमियम के नाम से जानेंगे। और मुख के दोनों ओर की जो ये कोशिकाएं होती हैं ना, इनको हम बोलते हैं ओष्ठ कोशिकाएं, ओष्ठ कोशिकाएं। जैसे हमारा मुंह है, हमारे मुंह के बाहर की ओर क्या मिलते हैं, दो ओष्ठ मिलते हैं, तो ओष्ठ कोशिकाएं होती हैं मुख के दोनों ओर। तो रंध्र नहीं, पराग कोश जो होते हैं, पराग कोशों में भित्ति जो होती है, भित्ति से पराग कणों का बाहर निकलना या पराग कोश से पराग कणों के बाहर निकलने में ये ओष्ठ कोशिकाएं जो होती हैं ये सहायक होती हैं, क्योंकि इनके बीच में से ही कहाँ निकलेंगे, ये परागकण बाहर निकलेंगे। अब परागकण जब बाहर निकलेंगे तो ये जो हमारे पास में पराग कोश है ना, इस पराग कोश में 4 प्रकार से रास्ता बनाएंगे, 4 प्रकार से वो रास्ता बनाते हैं। और वो 4 प्रकार के रास्ते कौन कौन से हैं वो देखो। ये हमारा टॉपिक चल रहा है पराग कोश का स्फुटन, स्फुटन चल रहा है, ठीक है, पराग कोश का स्फुटन। अब पराग कोश का स्फुटन कब होगा,
मिडिल लेयर और टेपिटम लेयर के समाप्त होने पे एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो जल अवशोषित नहीं कर पाती हैं, जिससे कोशिकाएं पहले तो जुड़ी हुई रहती हैं, फिर ये कोशिकाएं क्या होती हैं, दूर दूर हो जाती हैं और दो कोशिकाओं के बीच में गैप बन जाता है जिसको हम मुख या स्टोमियम बोलते हैं। और ये दोनों कोशिकाएं जो होती हैं, ये और ये, इन कोशिकाओं को हम ओष्ठ कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। और स्फुटन जो होता है वो कैसे होगा, 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार से कौन कौन से, एक तो होता है इस प्रकार से, जैसे ये परागकोश है, परागकोश में ऊपर से इस प्रकार से, या फिर यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, अर्थात कहने का मतलब है ये कैसे होता है, अनुप्रस्थ रूप से होता है, ट्रांसवर्स रूप से होगा, अनुप्रस्थ रूप से इसमें क्या होगा, स्फुटन, चाहे यहाँ से हो जाए, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कहीं से भी, तो अनुप्रस्थ क्या होगा, स्फुटन होता है, जो कि ज्यादातर किसके अंदर मिलता है, तुलसी के अंदर मिलता है। ठीक है। दूसरा कि परागकोश जो होता है, परागकोश में लंबवत, इस प्रकार से लंबवत, क्या जैसे दीवार होती है ना, दीवार में आपने देखा है कई बार दीवार में क्या होती है, दरार चल जाती है, ऊपर से नीचे तक दरार चलती हैं। कई बार क्या होता है, दरार ऐसे चलती है, बीच दीवार में ऐसे 36 दरार चलती हैं। तो यदि 36 दरार चलें तो ऐसे ही 36 दरार यदि परागकोश के अंदर चलें तो उनको बोलेंगे हम अनुप्रस्थ स्फुटन। और यदि लंबवत हो, जरूरी नहीं है बीच में ही हो, कहीं से भी यदि लंबवत हो तो इनको बोलते हैं हम अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य, जो कि किसमें होता है, मालवेसी कुल के अंदर होता है, कपास धतूरा जो होते हैं इनके अंदर होता है। लंबवत पहला हो गया अनुप्रस्थ, दूसरा हो गया कौन सा, अनुदैर्घ्य प्रकार का स्फुटन। क्लियर हो गई। तीसरा आता है छिद्र में। छिद्र में स्फुटन कैसे होता है, देखो गर्मी के दिनों में आप लोग पाउडर वगैरह देखते होंगे, पाउडर वगैरह यूज करते होंगे, तो पाउडर के डिब्बे पे क्या होता है, ऊपर की ओर छोटे छोटे छिद्र होते हैं ऊपर की ओर। अब पाउडर जब भी हम लेंगे तो पाउडर का डिब्बा थोड़ा सा दबाएंगे या उसको हिलाएंगे, तभी उन छिद्रों से कौन निकलेगा, पाउडर निकलेगा। आप देखना पाउडर का डिब्बा आप जोर से दबा के देखना तो पाउडर कुछ दूरी तक क्या होगा, गमन करेगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि परागकोश का जो शीर्ष भाग होता है इस पे क्या बन जाते हैं, छोटे 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 छिद्र बन जाते हैं इस प्रकार से। और इन छिद्रों से ही परागकण जो होंगे वो कहाँ निकलेंगे, बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार का जो स्फुटन है इसको बोलते हैं छिद्र में स्फुटन, जो कि किसके अंदर होगा, मकोई के अंदर होगा। और एक और होता है कपाटीय, चौथा कपाट। कपाटीय कैसे होता है, जैसे हम लोग दीवार के अंदर, जैसे एक दीवार है हमारे पास में पूरी, उस दीवार में क्या होता है, हवा के लिए हम लोग उसमें खिड़की वगैरह लगवा लेते हैं, जैसे बोर्ड के साइज की हमने कोई खिड़की लगवा ली। अब खिड़की लगवाई है तो उस खिड़की में हम लोग गेट भी चढ़वाएंगे, कोई जंगला या हमने खिड़की लगवाई है तो उसको कवर करने के लिए, बंद करने के लिए उसमें गेट भी लगवाएंगे। अब गेट जब भी लगते हैं ना, जैसे कोई बड़ी खिड़की हो तो आप बड़ी खिड़की में देखना कि गेट जब लगेंगे तो उसमें लगभग 2, 3, 4 गेट हम लोग छोटे छोटे से लंबाई के गेट लगवाते हैं। वो क्यों लगवाते हैं, उनको जब हम खोलेंगे ना तो वो एक एक खोलेंगे। कभी ऐसा नहीं होता जैसे 4 गेट हैं तो चारों को एक साथ पकड़ के हम लोग खोल दें या एक साथ पकड़ के हम उनको लगा दें, नहीं, एक एक करके। केला होता है, केला का छिलका जो होता है, जब भी हम उसको उतारेंगे, केला के छिलका को उतारेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा छिलका जो है उसको एक बार में ही हम लोग उतार दें। उसको धीरे धीरे करके 2 या 3 बार में केला का छिलका हम लोग हटाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि परागकोश जो होता है ना, परागकोश के बीच में से या कहीं से भी एक वो बन जाता है कपाटनुमा। कपाटनुमा मतलब जैसे ये परागकोश है, ठीक है, ये परागकोश है, परागकोश की ये झिल्ली या भित्ति जो होगी ना, ये यहाँ से उठ जाती है, या तो नीचे की ओर गिर जाएगी या ऊपर की ओर, और बीच में क्या बन जाएगा, छिद्र सा बन जाता है। इसको बोलते हैं हम कपाटीय, जो कि किसके अंदर होगा, बारवेरिस के अंदर होगा। ठीक, तो 4 प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, छिद्र में और कपाटीय। कपाटीय में बीच में कपाट बन जाते हैं, किवाड़ जैसी, जैसे दीवार जो होती है घर में, किसी कमरे की दीवार जो होगी, दीवार में हम लोग गेट बनवाएंगे, कपाट लगवाएंगे, तो जरूरी नहीं है गेट जो होंगे वो दीवार के बराबर ही। गेट क्या होता है, दीवार की तुलना में छोटा होता है।
और जब भी हम अंदर बाहर जाएंगे तो गेट को खोलेंगे तब भी उसको क्या करेंगे, हटाएंगे ना। ये थोड़ी है दीवार को ही पकड़ के या दीवार को ही उठा के हम लोग अलग कर रहे हैं फिर हम कमरे के अंदर जा रहे हैं। गेट को खोलेंगे, गेट को लगाएंगे। तो ऐसे ही गेट जो है ना वो कपाट का काम कर रहा है। तो यहाँ बीच का कुछ भाग जो होता है उसकी भित्ति ऊपर या नीचे की ओर हो जाती है, वहां क्या बन जाता है, रिक्त स्थान, और परागकण जो होंगे वो उसमें से बाहर निकल आते हैं। तो ये 4 प्रकार से क्या होगा, पराग कणों का स्फुटन होगा, अर्थात पराग कण जो होते हैं वो पराग कोश से कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलते हैं। ये 4 प्रकार हो गए। अब देखो एक चीज और सुनना, आपको ये बताया है कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था या प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो परागकण होता है। अब परागकण जो होते हैं ना ये कैसे बाहर निकलेंगे, ध्यान से सुनना। देखो कैसे बाहर निकलेंगे। देखो एक जनरली एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग। जैसे आप लोग मान के चलना स्कूल के लिए जा रहे हो, ठीक है, आपके जैसे स्कूल चालू हैं, आप लोग डेली स्कूल जाते हो। तो स्कूल जब आप लोग जाओगे तो स्कूल जाते समय जब जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे तो जनरली आप लोग अपने स्कूल का बैग लेके जाओगे, ठीक है। तो आप खाली हाथ नहीं जाओगे स्कूल में, आप या तो बैग लेके जाओगे जिसमें आपकी सारी सब्जेक्ट जो आपकी क्लास चल रही हो, 4, 5, 6 जितनी भी आपकी क्लास हो उन सब की किताब कॉपी उसमें होंगी। या फिर मान के चलो बाई चांस जैसे संडे को या किसी छुट्टी वाले दिन आपके लिए स्कूल में बुलाया है, कोई क्लास चल रही है स्पेशल, वहाँ पे भी आप जब जाओगे तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो उस सब्जेक्ट से संबंधित आप नोट्स, कॉपी, किताब जो भी होंगे वो आप लेके जाओगे, या ज़्यादा नहीं तो एक रफ तो आप लेके ही जाओगे। चलो स्कूल में नहीं, आप कॉलेज में पहुंच गए तो कॉलेजों में कम से कम शर्म के लिए एक कॉपी या रफ तो आप छोटी सी लेके ही जाओगे वहाँ पे स्कूल के अंदर, मतलब कभी भी आप खाली हाथ नहीं जाओगे। ऐसे ही क्या होता है कि जब भी परागकण परागकोश से बाहर निकलते हैं, ध्यान से सुनना, परागकण जो होते हैं वो लगभग गोल आकृति के होते हैं, ये बताया था आपको। अब पूरी संरचना ऐसी की ऐसी नहीं बना रहे, केवल समझने के लिए हम लोग यह बना रहे हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, एक केंद्रक होता है, और ये केंद्रक कैसा होता है, अगुणित केंद्रक होता है, ये भी हमें मालूम है। तो ये परागकण जो होते हैं ना, यहाँ कई सारे क्या बने हैं, परागकण बने हैं, कई सारे परागकण बने हैं, ठीक। अब परागकणों का निर्माण ध्यान से सुनना, एक मात्र कोशिका से, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, या एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होगा, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, 4 लघु बीजाणु। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि मान के चलना हमें 100 लघु बीजाणु प्राप्त करने हैं, तो 100 लघु बीजाणु प्राप्त करने हैं और हमारे पास में 25 स्पोर मदर सेल हैं, 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, तो हमें कितने विभाजनों की आवश्यकता पड़ेगी, ये पूछा है कि 100 लघु बीजाणु प्राप्त करने के लिए कितने 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने अर्धसूत्री विभाजनों के द्वारा किसका निर्माण होगा, 100 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, जब 25 स्पोर मदर सेल हैं तो 25, हमें पता है कि एक स्पोर मदर सेल से किसका निर्माण होगा, 4 लघु बीजाणुओं का। तो 1 से 4 का निर्माण हो रहा है और निर्माण हमें कितने का करना है, 100 का। तो 25 में ऑटोमेटिकली 100, 4 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। या क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि 1000, चलो 100 से ही काम चला लो, 100, 1000, 10,000 जितनी भी आप करो उतनी कर लेना, कि 100 लघु बीजाणु प्राप्त करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। 100 लघु बीजाणु प्राप्त करने के लिए या 100 लघु बीजाणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। हमें पता है कि एक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है।
एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो 100 के लिए कितने की आवश्यकता होगी? 25 की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? 100 के लिए 25 अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। ये किताब के पीछे वाले प्रश्न हैं, इनको बाद में कराएंगे। अब देखो आगे क्या है कि इनका निर्माण यहां पे क्या बन गए, इसके अंदर ये अगुणित वो बन गए, अगुणित परागकण बन गए। कई सारे हैं यहाँ, असंख्य होते हैं, ठीक है, कई सारे बन गए। ध्यान देना, जब भी परागकण सामान्य तौर पे हमने देखा है परागकण के अंदर एक केंद्रक होता है अगुणित, लेकिन जब भी परागकण से बाहर परागकण परागकोश से बाहर निकलेंगे किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रकार से, चाहे अनुप्रस्थ रूप से बाहर निकलें, चाहे छिद्रमय रूप से बाहर निकलें, चाहे कपाटीय रूप से निकलें, कैसे भी निकलें, तो ये एक केंद्र की अवस्था में नहीं होते हैं। ध्यान से सुनना, परागकण हमेशा जब भी बाहर निकलेंगे ना, परागकण जब भी बाहर निकलेंगे किससे, परागकोश से, तो वो एक केंद्रकीय अवस्था में नहीं होते हैं। और हमें पता है कि परागकण के अंदर क्या होता है, एक केंद्रक होता है। परागकण को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, नर युग्मक के नाम से जान रहे हैं। परागकण को नर युग्मक के नाम से जान रहे हैं। और नर युग्मक जब यहां से निकलेंगे तो वो हमेशा 2 या 3 केंद्र की अवस्था में होता है। ध्यान रखना, जब भी परागकोश से परागकण बाहर निकलेंगे तो या तो ये 2 केंद्र की अवस्था में होंगे या फिर ये 3 केंद्र की अवस्था में होते हैं। नहीं आई समझ में? हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं पुष्पीय पादपों के बारे में। तो पुष्पीय पादप जो हैं, जैसे एंजियोस्पर्म में, तो लगभग 60% अधिकांश पादपों में क्या होता है, जब भी परागकण परागकोश से बाहर निकलेगा, एंजियोस्पर्म के अंदर अधिकांश के अंदर मतलब लगभग 60% के अंदर क्या होगा, जब भी परागकोश से परागकण बाहर निकलेंगे तो वो कितनी अवस्था में होते हैं, 2 केंद्र की अवस्था में होते हैं। जबकि हमने परागकण की संरचना में पढ़ा है कि परागकण जो होते हैं वो एक अगुणित केंद्रकीय होते हैं, एक केंद्रकीय अगुणित कोशिका होती है। जबकि बाहर निकल रहे हैं तो इसमें कितने केंद्रक बता रहे हैं, यहाँ 2 केंद्रक। और लगभग 40% ऐसे प्लांट्स होते हैं या पुष्प होते हैं जिनमें परागकण जब भी बाहर निकलेंगे तो ये कितने केंद्रकीय होते हैं, 3 केंद्रकीय होते हैं। अभी केवल यही लाइन ध्यान रखनी है, ठीक है, कि 2 केंद्रकीय 60% के अंदर मिल रहे हैं और 3 केंद्रकीय 40% के अंदर मिल रहे हैं। और 2 केंद्रकीय वाले जो परागकण होते हैं ना, ये परागकण कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं और लंबे समय तक जीवित रहने वाले होते हैं। जबकि 3 केंद्रकीय परागकण जो बाहर निकलेंगे ये कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं और ये कम समय तक ही इनकी मतलब जीवन लगा लो या इनका कुछ भी लगा लेना, मतलब कम समय तक ही ये जीवित रह पाते हैं, उसके बाद में नष्ट हो जाते हैं। ये यहां तक आगे समझ में? इन लाइनों को ध्यान से सुन लेना, ये लाइन अब इनकी व्याख्या करते हुए चलेंगे हम लोग। अब सुनो, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि परागकण 2 केंद्र की अवस्था में कैसे बाहर निकलेंगे और फिर उसके बाद में देखेंगे कि 3 केंद्रकीय परागकण कैसे बनेंगे, ये देखना है हमें। तो यहां देख रहे हैं हम लोग परागकण का अंकुरण कैसे हो रहा है। तो अंकुरण, ये नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की अवस्था आ रही है कि नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे कैसे हो रहा है। अब सुनो, यहां 2 शब्द है हमारे पास में, एक तो है नर युग्मक, नर युग्मक, और एक है हमारे पास में नर युग्मकोद्भिद का निर्माण, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। और एक आएगा हमारे पास में नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन या विकास, इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। पता नहीं हिंदी में क्या बोले हैं, हिंदी वाले देख लेना, फिर कहीं गलती पकड़ो
परिवर्धन, वही है डेवलपमेंट बोलेंगे इसको इंग्लिश में। तो ये तो हो गए मेल गैमेट्स, ठीक है, और इनको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। पहले हो रही है किसकी, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स, और अगली है इसके बाद में नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन, मतलब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये हो गई यहां। अब सुनो, नर युग्मक जो हैं इनको तो हम क्या बोल रहे हैं, पराग कण के नाम से जान रहे हैं। पहले लघु बीजाणु बने, लघु बीजाणु के बाद में क्या बन गए, पराग कण बन गए। वो हमें मालूम चल गई कि यहाँ पराग कण बन गए, ठीक है साहब। ये कैसे हैं, सभी अगुणित हैं। अब क्या है, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण बोलो, चाहे इसे पराग कण का अंकुरण भी कह सकते हैं, केंद्रक का अंकुरण ये भी कह सकते हैं। अब अंकुरण में केंद्रक, ये अंकुरण में क्या होता है, अंकुरण में क्या होगी, वृद्धि होगी। अरे किसी भी बीज को जब हम अंकुरित करेंगे तो अंकुरण में हमेशा वृद्धि होगी। तो यहाँ पे नर परागकण का जो केंद्रक होता है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक केंद्रक से, ध्यान से सुनना, एक केंद्रक से दो केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे दो केंद्रक बन जाते हैं, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए। और डेवलपमेंट में क्या होता है, इसमें पोलन ट्यूब का निर्माण होगा। पोलन ट्यूब बनती है और पोलन ट्यूब के निर्माण के बाद में यहाँ पे क्या बनते हैं, मेल मेल रिप्रोडक्शन न्यूक्लियस का निर्माण होगा। मेल रिप्रोडक्शन न्यूक्लियस या नर युग्मक केंद्रकों का या नर जनन केंद्रकों का निर्माण होगा यहाँ पे इसके अंदर। अब ये तीनों प्रोसेसिंग हमें क्रम से देखनी है, ठीक है, तीनों प्रोसेसिंग हमें क्रम से देखनी है। अब हो सकता है कोर्स से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, किताब से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो आपके लिए अच्छी नॉलेज मिल रही है, यदि आपके समझ में आ रही है तो ज़्यादा नॉलेज लेने में परेशानी क्या है। जब आपके पास में नॉलेज है तो आपके लिए कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जा, जरूरी नहीं कि ये बता दे कि ये मोस्ट है यही आएगा पेपर में, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर ऐसा ही पढ़ना है तो पिछले 10 साल के एग्जाम के क्वेश्चन ले लेना, उसी में से आ जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल और केवल नॉलेज गेन करनी है बस, और किसी से मतलब नहीं है। जब आपके पास में मैटर है ना पूरा, तो आप लोग पूरी तरह से तैयार हो। कहीं से किसी भी बोर्ड का कैसा भी एग्जाम आ जा, आरबीएससी से ही मतलब नहीं है हमारे लिए। हम आगे तक की सोच के चल रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में कभी कोई यहाँ तो दिक्कत आएगी नहीं, यहाँ तो हम तैयार करेंगे तुम्हें। अभी तो नॉलेज देने के बाद में फिर इसमें से तुम लोग क्वेश्चन छांटना सीखोगे कि क्वेश्चन आ जाए तो उसका जवाब हम कैसे देंगे, कैसे नहीं देंगे। दूसरी बात, हिंदी के शब्दों पे ज़्यादा विश्वास मत करना, ठीक है। ये जो शब्द हैं जिनकी हमें मालूम है उनकी तो हम हिंदी बता के चल रहे हैं। जैसे कल वीडियो चल रही थी, टेबल बनाई थी, उसकी हिंदी कम मालूम है, इंग्लिश की ज़्यादा मान्य है। देखो, जब भी हम लोग एग्ज़ाम देंगे, आप लोग खुद देख लेना या किसी पुराने पेपर को उठा के देख लेना, वहाँ पे लिखा हुआ होता है। जैसे किसी क्वेश्चन में हमारे लिए डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में, आपने 10th क्लास में राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन जो आता है ना वो हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा और नीचे उसकी इंग्लिश लिखी हुई मिलेगी। 10th बोर्ड के एग्जाम में देखा होगा, 12th बोर्ड के में देख लेना, पिछली साल जो लगे हैं उनके, ठीक है, या फिर आगे फ्यूचर में कोई एग्जाम दो तो उसमें देख लेना आप। वहाँ पे साफ लिखा हुआ होता है कि यदि कोई शब्द हिंदी में गलत है, हिंदी में गलत है और इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ना वही क्या होगा, मान्य होगा। ध्यान से सुन लेना, इंग्लिश का शब्द ही मान्य होता है, इसलिए आपको इतना फोर्स किया था इंग्लिश पे। हिंदी में हो सकता है मेरे शब्द कुछ गलत हो जाए, कोई कंफर्म नहीं है, वो इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई बात है नहीं उसकी। दूसरी बात, जैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको बताया था कि एक तो होता है फ्यूजन और एक होता है फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन, ये दो शब्द बताए थे। इसका मतलब विखंडन और इसका मतलब खंडन। कई बार क्या होता है, कई बुकों के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे राइटर की बुक, उनमें भी बता रहा हूं, वहां पे क्या होता है, खंडन को या फीजन का मतलब खंडन लिखा हुआ मिलता है, खंडन। ठीक है, तो वहां वो कोष्टक में या ब्रैकेट में या हेडिंग उनकी लिखी हुई होती है वहां एग्जाम में, वो शब्द माने नहीं है कि वहां खंडन पूछा है और आप लोग किसको लेके चलो, फ्रेगमेंटेशन को लेके चल रहे हैं। वो गलत है, वो केवल इंग्लिश शब्द को ही मान्यता देते हैं, हिंदी में चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो। साइंस के अंदर तो, और सब्जेक्ट की मेरे लिए मालूम नहीं, लेकिन साइंस के अंदर हिंदी के शब्द की बजाय इंग्लिश के शब्द को ज़्यादा महत्व दिया है। आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर हिंदी मीडियम में कई शब्दों में गलती है, कई शब्दों में। जैसे आप इसी में देख लेना, लघु बीजाणु जनन के बारे में दे रखा है, वहाँ पे लघु बीजाणु जनन को लघु बीजाणु धानी नाम दे दिया है। ऐसी बहुत सारी आएंगी आपके लिए आगे चल के। लेकिन इंग्लिश मीडियम की जो बुक है ना, जो सीबीएसई के अंदर पढ़ाते हैं, उनमें ऐसी गलती नहीं है, ये केवल छपने में गलती हो गई है। इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ, पहले ही मैंने कई बार कहा है, कम से कम 10 या 20% टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में याद करने ही पड़ेंगे आपको। दूसरी बात कि हम लोग नॉलेज लेते चल रहे हैं हर चीज़ की, क्योंकि हमारे पास में टाइम है, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है और हम लोग कैपेबल हैं। और खेड़ली क्षेत्र के अंदर तो 11वीं क्लास बिल्कुल साफ है, खेड़ली क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आसपास के गाँव की नहीं कर रहा, लेकिन खेड़ली क्षेत्र की स्पेशली कह रहा हूँ। यहाँ पे बायोलॉजी 11वीं क्लास की खासकर बिल्कुल साफ है, ना तो सेल बायोलॉजी हुई है यहाँ कंप्लीट, और कोविड की वजह से जो गवर्नमेंट ने 40% कोर्स कम किया है वो तो हुआ ही नहीं। उसके अलावा सेल बायोलॉजी जो लास्ट ईयर पूरी थी, कहीं से कोई टॉपिक नहीं हटाया, जो 11वीं में 8, 9, 10 चैप्टर थे वो आपके नहीं कराए। ठीक है, कई प्रमाण हैं इनके। दूसरा, प्लांट फिजियोलॉजी जो कंपटीशन के लेवल से बहुत अच्छी है, अन्य और भी दूसरे कंपटीशन में आती है, वो आपकी बिल्कुल नहीं कराई। ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें से भी आपके कई सारे टॉपिक छोड़ दिए हैं, उनमें भी आपके लिए कोई नॉलेज नहीं थी। कुल मिला के आपका बेस जो है ना, वो रखा तो है लेकिन वो बहुत दूर दूर रखा है, कोई ढांचा नहीं है, तेज हवा का झोंका आया उड़ जाएंगे। अब वो किसकी कमी रही वो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि सबसे पहले हम देख रहे हैं नर युग्मक, हमने देख लिया, परागकण का निर्माण हो गया। ठीक, चलो वो पुरानी बात है, अब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, नहीं पढ़ाए तो उसमें कर भी क्या सकते हैं। खैर जितनी नॉलेज है वो उतना ही कराएगा। अब हम पढ़ रहे हैं नर युग्मकोद्भिद का निर्माण पढ़ रहे हैं। तो देखो ये बताया था कि परागकण जो होते हैं वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था होती है या प्रारंभिक अवस्था होती है, ये कह सकते हैं प्रारंभिक अवस्था होगी। और प्रारंभिक अवस्था मतलब यहां से क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। और नर युग्मक कहाँ मिल रहे हैं, इस पराग कोश के अंदर मिल रहे हैं, मतलब लघु बीजाणु धानियों के अंदर मिल रहे हैं वो। अब लघु बीजाणु धानियों में क्या होता है कि पराग कोश जो होता है, अब एक्साइन और इंटाइन नहीं बना रहे, आप सीधे समझ जाना ये पराग कोश वो है, परागकण है। परागकण होता है, इसके अंदर एक क्या होगा, केंद्रक। ठीक है, चलो यहां बना ही दे, इसमें ये लगा लेना कि ये बाहर वाला आवरण तो है ये एक्साइन, एक रफली डायग्राम हम बना रहे हैं समझने के लिए, और ये है इंटाइन, ये हो गए यहाँ। ठीक है, एक्साइन और इंटाइन ये दो हो गए। इसमें एक केंद्रक है और जीवद्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये केंद्रक जो होता है ना, ये केंद्रक क्या होता है, परिधि की तरफ गमन करता है, परिधि की तरफ। और परिधि की तरफ गमन करने के बाद में इसमें क्या होता है, एक अनियमित विभाजन होता है, अनियमित विभाजन। और अनियमित विभाजन होने के बाद में इसमें दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, एक तो छोटा केंद्रक और एक होता है बड़ा केंद्रक। दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। परागकण के अंकुरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं या नर युग्मकोद्भिद के निर्माण के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रारंभ में परागकण के बीच में जो केंद्रक होता है वो कहाँ आ जाता है, भित्ति की ओर आ जाता है।
और भित्ति की ओर आने के बाद में उसमें एक अनियमित विभाजन होता है और अनियमित विभाजन होने पे दो प्रकार के केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। बड़ा केंद्रक जो होता है इसको हम वर्धी केंद्रक या इसको कायिक केंद्रक या इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, और दूसरा छोटा केंद्रक जो होता है इसको हम जनन केंद्रक के नाम से जानते हैं, जनन केंद्रक। ठीक है, और इन केंद्रकों के चारों ओर क्या जमा हो जाता है, जीव द्रव्य या कोश का द्रव्य आके जमा हो जाता है। अब क्या होता है, इनमें एक आभासी या एक बहुत ही पतला एक क्या बन जाएगा, सेप्टम का निर्माण हो जाता है। एक बहुत ही पतले सेप्टम का निर्माण हो जाएगा, और सेप्टम या पट बनने के कारण ये जो कोशिका है, ये परागकण वाली जो कोशिका है या अगुणित कोशिका जो है, ये अगुणित कोशिका दो भागों में या दो कोशिकाओं के रूप में हो जाती है। जिस कोशिका में वर्धी केंद्रक मिलता है या कायिक केंद्रक मिलता है जिस वाले भाग में, तो ये वाला जो भाग होगा ये पूरा की पूरा ये कोशिका तो कहलाएगी वर्धी या कायिक कोशिका कहलाएगी, और जिस भाग में जनन केंद्रक होगा ये वाली कोशिका क्या कहलाएगी, जनन कोशिका कहलाएगी। ठीक है, लेकिन ये पट जो होता है ना इतना पतला होता है कि इसका कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इसको हम गिन के नहीं चलते हैं। दूसरा कि सामान्य, तो यहां लिखा है ना कि सामान्य तौर पे अधिकांश पादपों में, अधिकांश लगभग 60% एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होगा, परागकण जो होते हैं जब भी परागकोश से बाहर निकलेंगे तो वो कितनी अवस्था में होते हैं, दो केंद्रकीय अवस्था में होते हैं। और ये दो केंद्रकीय अवस्था कौन कौन सी होती है, जनन केंद्रक वाली और वर्धी केंद्रक वाली अवस्था होती है। ठीक है, यहां ये लाइन लिखी थी ना हमने कि परागकण जब भी बाहर निकलेंगे परागकोश से तो ये दो केंद्रकीय अवस्था में स्थायी होते हैं, लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं, और ये दो केंद्रक कौन कौन से, जनन केंद्रक और वर्धी केंद्रक वाले अवस्था होती है। दूसरा तीन केंद्रकीय वाली अवस्था कौन सी होती है कि ये जनन केंद्रक जो होता है ना, ये जनन केंद्रक भी विभाजित होके दो केंद्रकों का निर्माण कर लेगा। तो तीन केंद्रकीय वाले जो परागकण होते हैं, जो नर युग्मकोद्भिद होते हैं, उनके अंदर दो तो क्या होते हैं, जनन केंद्रक और एक होता है वर्धी केंद्रक। तो इस तीन केंद्रकीय अवस्था में परागकण जो होते हैं वो परागकोश से कहां निकलेंगे, बाहर निकलते हैं। आगे होगी सही समझ में, दो केंद्रकीय और तीन केंद्रकीय अवस्था कैसे कैसे बाहर निकाल रहे हैं इसमें से। इसके बाद में तो देखो ये तो हो गए नर युग्मकोद्भिद के निर्माण। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण या नर युग्मकोद्भिद के निर्माण से मतलब है कि परागकण के एक केंद्रक का या परागकण में अगुणित केंद्रक का दो केंद्रकों में विभाजित होना। परागकण के एक अगुणित केंद्रक का दो केंद्रक कौन कौन से, वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक में विभाजित होना, यही क्या कहलाता है, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कहलाता है। ये कैसे कैसे हुआ कि परागकण में पहले केंद्रक कहाँ आया, पर्दी की तरफ, फिर उसमें अनियमित विभाजन हुआ और ये दो केंद्रक बन गए, इनके चारों ओर जीव द्रव्य जमा हो गया और किसका निर्माण हो गया, दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ये कोशिकाएं पृथक नहीं होती हैं, एक पतले सेप्टम के द्वारा क्या रहती हैं, अलग अलग रहती हैं। ये सामान्य तौर पे परागकण जो होते हैं ना वो इसी अवस्था में अर्थात इसी द्विकेंद्रकी अवस्था के रूप में इन परागकोशों से कहां निकलेंगे, बाहर निकलते हैं। क्लियर हो गई होगी शायद यहां तक, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला देख रहे हैं। अच्छा, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हो गया अर्थात दो केंद्रकीय अवस्था का निर्माण हो गया। अब क्या है, किसी चीज का निर्माण जब होगा तो सीधी सी बात है उस चीज में क्या होगा, विकास होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। हमारा भी जब निर्माण हुआ था हम लोग पहले युग्मनज के रूप में थे माता के गर्भ में, फिर हम किस में आए, भ्रूण के रूप में आए, भ्रूण से फिर शिशु के रूप में आए, फिर धीरे धीरे हमने प्रसव क्रिया के द्वारा जन्म लिया। जन्म लेने के बाद में क्या है, धीरे धीरे हमारे शरीर में क्या हुआ, विकास हुआ। दो शब्द होते हैं, एक तो ग्रोथ एंड दूसरा है डेवलपमेंट। ग्रोथ किसी अंग विशेष में यदि वृद्धि हो, ध्यान से सुनना, ग्रोथ का मतलब होता है किसी अंग विशेष में यदि बढ़ोतरी हो रही हो तो उसको हम ग्रोथ बोल रहे हैं। लेकिन पूरे ही शरीर में साथ साथ वृद्धि हो रही हो, साथ साथ मतलब बढ़ोतरी हो रही हो,
तो वो होता है डेवलपमेंट। अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हम लोग परिपक्व हो रहे हो या हम लोग वृद्धि कर रहे हो तो वो डेवलपमेंट होता है। हमारे शरीर के अंदर यदि किसी अंग विशेष की लेके चले ना तब तो उसमें ग्रोथ हो रही है। जैसे लंबाई की हम लेके चल रहे हैं तो हमारे शरीर की लंबाई को हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन पूरे शरीर का विकास, पहले हम जब पैदा हुए छोटे से थे, फिर हम धीरे धीरे और बड़े हुए, फिर इतने बड़े, फिर इतने बड़े, उसी के साथ साथ हमारे शरीर का भी विकास होने लगा था। ठीक है, जब हम पैदा हुए हमारे हाथ पैर कितने थे, पतले पतले से थे, हमारा शरीर पतला था। हम धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे समय के साथ बढ़ते गए शरीर भी हमारा उसी के अनुसार बढ़ता हुआ गया। तो सारा शरीर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक साल केवल और केवल हमारे सिर की लंबाई में वृद्धि हुई, एक साल केवल और केवल एक हाथ बढ़ा है, एक अगली साल फिर दूसरा हाथ बढ़ा है। हमारा पूरे शरीर में एक साथ क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो वो कहलाती है डेवलपमेंट। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट पढ़ेंगे अब, अर्थात ये जो संरचना बाहर निकली है ना, इसका क्या होगा, विकास होगा इसका। अब तो शायद नर युग्मकोद्भिद के निर्माण तक आपके समझ में आ गए होंगे। नर युग्मकोद्भिद के निर्माण तक एक बार टाइम देख लें। तो आपको सामान्य तौर पे ये देखना है कि नर युग्मक, पहले हमने नर युग्मकों का निर्माण देखा। लघु बीजाणु दानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ और लघु बीजाणुओं का रूपांतरित या बाद में उनको क्या बोला, परागकण बोला। फिर परागकण के अंदर एक केंद्रक था, एक से जब दो केंद्रक हो गए, यहाँ बेटे ज्यादा को लेकर चल रहे हैं, जब दो केंद्रक हो गए और ये इस रूप में जब बाहर निकल रहे हैं तो ये क्या कहला रहे हैं, नर युग्मकोद्भिद कहला रहे हैं। परागकण तो नर युग्मकोद्भिद की प्रारंभिक अवस्था है, यहाँ तो नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हो गया, अर्थात दो केंद्रक बन गए। अब इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट जो होगा ना मेल गैमेटोफाइट्स का, वो इस पराग कोश के अंदर या लघु बीजाणुदानी के अंदर ना होके लघु बीजाणुदानी से कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। अब बाहर कहाँ होगा वो हम लोग अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और फिर कह रहा हूँ ध्यान से सुन लेना सभी बच्चे, हमारा उद्देश्य नवीन सुबोध पब्लिक स्कूल की जो ये क्लासें चल रही हैं ऑनलाइन प्लस जब भी ऑफलाइन चलेंगी, इनका उद्देश्य केवल और केवल आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना है ताकि भविष्य में आपके काम आ सके। ठीक है, भविष्य में आपके काम आ सके। कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन के बाद में आप लोग खुद ही टैली करोगे इस चीज़ की, या कई बच्चे तो कर भी चुके हैं कि कहाँ बेटर पढ़ाई मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही। दूसरी बात, जिसको जितनी नॉलेज है ना वो उतना ही बता के चलेगा, कभी भी क्लास के अंदर वो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेगा। ये आप लोग ध्यान रख लेना। यदि टीचर क्लास के अंदर नहीं बता के चल रहा है तो इसका मतलब बाद में कह के चल रहा है, बाद में बता दूंगा, बाद में बता देंगे। ये क्या होता है, बाद में क्यों बताओ, ऑन स्पॉट बताना चाहिए ना। तो ऑन स्पॉट पूछो, ऑन स्पॉट बताओ और खुद टैली करो। आपका 11वीं क्लास, मैं कह रहा हूँ मोस्टली बच्चों की 11वीं क्लास आपकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये मान के चलना, जो बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं, जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करने वाले हैं, उनके लिए तो ये मान के चलना कि कम से कम आप लोग 2 साल पीछे हो गए हो। आप लोग जब कोचिंगों में जाओगे ना नेक्स्ट ईयर, आप सोच रहे होंगे एलन में, आकाश में, कैरियर पॉइंट में, बंसल क्लास, रेजोनेंस, कहीं पे भी आप लोग चले जाना, आप लोगों को जो आपने 11वीं में छोड़ दिया है ना, कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, वहाँ पे कोई नहीं समझाएगा। वहाँ आप लोग बैठे रहना, बस भीड़ में बैठे रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। 60% मैटर आपका बिल्कुल साफ है आपकी सब्जेक्ट का, और यही रियलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यहाँ का उद्देश्य केवल और केवल यही है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में, आपके फ्यूचर में कुछ कर सको। इसीलिए यहाँ पे क्लास चालू की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज देना, अच्छे अच्छे आपको टॉपिक्स बताना और साथ ही साथ में आपका बेस भी मजबूत करते हुए चलना। ठीक है, आप लोग खुद देखना, खुद आप लोग समझदार हो। धन्यवाद।